ठीक है, आज हम लोग पढ़ाई करते हैं पीआईएल। ठीक है, पीआईएल में जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन आपको टर्न करके किसी भी तरह से दे सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन टर्न भी करेगा तो एक लिमिट से ज्यादा टर्न नहीं होता है, उस लिमिट के सारे चीज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उस पूरे तरह से क्वेश्चन को ई करने के लिए इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एग्जामिन। क्रिटिकल एग्जामिन आप लोगों को बहुत से एग्जाम दिए होंगे। क्रिटिकल एग्जामिन अगर किसी चीज का बता दिया तो उसमें क्रिटिकल एग्जामिन में क्या क्या चीज आते हैं। सबसे पहले जो चीज को बताया उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद उसके एडवांटेज बताएंगे या सिग्निफिकेंस बताएंगे, सिग्निफिकेंस जरूरी है। उसके बाद क्रिटिकल बोला है अच्छा भी और बुरा भी, उसके बाद उसकी बुराइयां या एब्यूज या मिसयूज या डिसएडवांटेज ये बताएंगे। फिर आप बताएंगे अभी रिसेंट में उसका क्या डेवलपमेंट चल रहा है, रिसेंट में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि मिसयूज आपने बताया है तो मिसयूज के लिए क्या डेवलपमेंट चल रहा है, किसी भी चीज का जो भी क्वेश्चन है उसका। उसके बाद उस मिसयूज का रिसेंट डेवलपमेंट और थोड़ा बहुत विचार अपना। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन। ये क्रिटिकल एनालिसिस में इतने चीज एसेंशियल पोर्शन होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल बोल ही दिया, क्रिटिकल एनालिसिस मतलब अच्छा भी बताना है इसका, बुरा भी बताना है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ कहने का मतलब है कि क्रिटिकली आप बताएं, आलोचना कर आलोचनात्मक रूप में आप बताएं कि हर पब्लिक इंटरेस्ट, हर जनहित जनहित याचिका के का इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, हर जनहित जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एंड हाउ पीआईएल सिस्टम हैज बीन मिसयूज्ड, कैसे पीआईएल सिस्टम जो इतना अच्छा हमें अधिकार दिया गया है उसका कैसे मिसयूज किया जा रहा है आधुनिक जीवन में। ठीक है, द प्राइवेट इंटरेस्ट मतलब प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए आजकल यूज हो रहा है, जबकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमें राइट दिया गया है। तो किस तरह से ये प्राइवेट इंटरेस्ट में यूज हो रहा है, मतलब मिसयूज के बारे में ज्यादा जोर देने के लिए बोला है। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन, पीआईएल क्या है भाई उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पीआईएल का इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ते हैं। पीआईएल क्या है, देखिए पीआईएल तो भारत में बोलते हैं, विदेशों में इसे अन्य नाम से जाने जाते हैं, या तो एसएएल के नाम से जाना जाता है या तो एसआईएल के नाम से जाना जाता है, सोशल एक्शन लिटिगेशन और सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ये सोशल एक्शन लिटिगेशन कहाँ चलता है, अमेरिका में। और हमने जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है इसको, अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से लिया है, अमेरिकी न्याय शास्त्र से लिया है। अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस बोलिए, स्टूडेंट्स कहें या अमेरिकन न्याय शास्त्र, अमेरिकन न्याय शास्त्र से हमने लिया है। ठीक है, सेल को लिया है एसएएल को, और हमने अपने हिसाब से पीआईएल नाम दे दिया है इसे। ठीक है भाई, तो पीआईएल का मीनिंग क्या होता है, पीआईएल का मीनिंग उसके नाम में ही छुपा हुआ है। पीआईएल का मीनिंग इसके नाम में ही छुपा हुआ है, क्या है, पीआईएल में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल का मतलब होगा लिटिगेशन, लिटिगेशन फाइल्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कोर्ट कई तरह के होते हैं, आप क्या बोलता है सिर्फ लिख दोगे लिटिगेशन फाइल इन ए कोर्ट, बैडमिंटन कहाँ खेलते हो, कोर्ट में, तो वहां फाइल नहीं करोगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ बैडमिंटन है वो,
तो लिटिगेशन शुद्ध वर्ड में बता रहा हूं, कहाँ कहाँ लोग गलती करते हैं। एक कॉमन गलती है जो मैंने भी अपने जीवन काल में कई बार जो किया है, लिटिगेशन फाइल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बस ये सिंपल सा। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका, जनहित याचिका या जनहितवाद, दोनों बोलिए। तो जनहित याचिका को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? सार्वजनिक हित को लागू करने के लिए अदालत में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई है। ठीक है, सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए अदालत में दायर की गई याचिका को हम जनहित याचिका कहते हैं या जनहितवाद कहते हैं भाई। आगे चलते हम लोग। देखिए, जनहित याचिका का सबसे अच्छा ये क्या, पीआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जब दो तीन चार शब्द मिलके एक चीज बनाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तीन चीज मिलके कुछ बनाया, ये वाक्य तो नहीं हुआ, तो वाक्य नहीं हुआ तो इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन, वाक्य कंप्लीट हो जाता, सेंटेंस होता, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इस एक्सप्रेशन की सबसे अच्छा व्याख्या कहां पे किया गया था? इसकी व्याख्या किया गया, उस केस का नाम देंगे जनता दल, जनता दल वर्सेस एच.एस. चौधरी, चौधरी। ठीक है, 1993 का ये केस है। इस केस में सबसे अच्छा, पूरी अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है कि मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन के बारे में पूरा खुल के बताया गया है। ठीक है, तो सब चीज तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, कोर्ट का जजमेंट 20 पन्ने का होता है। ठीक है, तो मुख्य चीजें आप लिख दें यहाँ पे भाई। नोट्स हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हिंदी आपको सबको समझ में आता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में लिखने का, क्योंकि नोट्स मिल जाएगा। ये नोट्स में मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा, ये नोट्स तुरंत अपलोड होते रहेगा, तुरंत। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन रहेगा झारखंड वाले में। ठीक है, तो ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा भाई कि सार्वजनिक सार्वजनिक हित को लागू करने के लिए अदालत में शुरू की गई कार्यवाही है। उसी तरह जो पहले हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा चीज और जोड़ देते हैं। ठीक है, जहां इतना दूर तक तो हम पहले ही लिख चुके हैं कॉमन, अब ऊपर में जो लिखे हम लोगों ने कॉमन क्या है, जनहित याचिका। अदालत में सार्वजनिक हित को लागू करने के लिए अदालत में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई है, शुरू की गई कानूनी कार्रवाई है। जहां जनता या जनता के एक विशेष वर्ग के कुछ हित होते हैं जो उनके कानूनी अधिकार को प्रभावित करते हैं, जो उनके कानूनी अधिकार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के बारे में ये लिखा गया है, इंग्लिश में भी मैं बोल देता हूं। ठीक है, PIL मीन्स ए लीगल एक्शन started in a court of law for the enforcement of public interest, where the public or a particular class of the public have some interest that affects the legal rights or liabilities। ठीक है, तो ये एच.एस. जनता दल वर्सेस एच.एस. चौधरी केस से निकल के आया। सबसे अच्छा इस एक्सप्रेशन की अगर कहीं किसी भी कोर्ट ने व्याख्या किया है, सबसे अच्छा इसी को माना जाता है। ठीक है, इतना चीज लिखने के बाद लिखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ PIL में बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग हेड्स लिखेंगे।
फॉलोइंग हेड्स, फिर हेड्स में आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म इंग्लिश में कहते हैं भाई क्या, न्यायिक सक्रियता का उत्पाद, ठीक है, न्यायिक सक्रियता का उत्पाद, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लें क्यों ये बात बोला जाता है भाई, ये कहां से उत्पन्न हुआ है, जुडिशियल एक्टिविज्म से, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे ये जनहित याचिका ना संविधान में कहीं पे इसका वर्णन मिलता है, ना ही किसी एक्ट में या विधि में, ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए, ना ही संविधान में इसका जिक्र कहीं है, ना ही संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि या एक्ट में इसका जिक्र है। इसका जन्म जजों के द्वारा, जजों के डिसीजन के द्वारा हुआ है, ठीक है। मतलब जजों के डिसीजन को आप लिख सकते हो टेक्निकल वर्ड्स में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के वजह से इसका जन्म हुआ है। तो ये जज के बार बार, जज के सामने एक टाइप का प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। जज को जो आधार मिलता है कहां से, या तो संसद द्वारा बनाए गए किसी एक्ट के आधार पर उसको आधार मिलता है कि हम इस हिसाब से डिसीजन दें, या तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इस दोनों में नहीं है, उसमें जज प्रोएक्टिव हो जाते हैं, अपने आप एक बेंच बनाते हैं और बोलते हैं भाई ऐसे विवादों के लिए क्या किया जाए। तो वो कुछ अपना जुडिशियल इंटरप्रेट करते हैं, कुछ डिसीजन देते हैं, ठीक है, वो मान भारत के संविधान के आधार पर, तो उसी को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहते हैं या जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। न्यायालय सक्रिय होकर खुद आगे चल के एक थ्योरी का प्रतिपादन करता है। कई थ्योरियां इस तरह दिया है, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म के बहुत सारे लॉ निकल के आए हैं, उसमें से एक लॉ है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। इसके जन्मदाता माना जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जस्टिस, ठीक है, PN भानुमति, भगवती, ठीक है, PN भगवती। जब ये इसका जन्म देते हैं, इस थ्योरी को, मतलब PIL को जब ये निर्माण करते हैं, उस समय सिर्फ जज रहते हैं, बाद में वो चीफ जस्टिस भी बनते हैं PN भगवती। दूसरा जन्मदाता दो आदमी को मानता है, एक PN भगवती और दूसरा VR कृष्णा अय्यर, ठीक है, कृष्णा अय्यर, ठीक है, इन दोनों को जन्म देते हैं। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका जेनेसिस, कैसे जन्म हुआ, ठीक है, जेनेसिस। उस जेनेसिस में आपको ये भानुमति कृष्णा अय्यर के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आएगा, फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूं। सबसे पहले जो PIL का कॉन्सेप्ट या रोड मैप जो तैयार हुआ, या बिगिनिंग जो हुआ, बिगिनिंग इसका कहां से शुरू होता है, एक केस आता है जिसका नाम है मुंबई कामगार सभा, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई। इस केस में जज रहता है वही VR कृष्णा अय्यर। ये सामाजिक हित से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आता है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा इस केस में आता है। तो VR कृष्णन ने कहा कि एक कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, इस तरह का हमारे एक्ट में भी नहीं है और संविधान में भी नहीं है, इस तरह का कुछ चीजें होनी चाहिए हमारे पास, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मतलब कुछ नया प्रोसीजर होना चाहिए। बस VR कृष्णा ने इतना बोल के छोड़ दिया, ठीक है। बाद में दूसरा केस आता है, ये बात है 1976 की। बाद में एक दूसरा केस आता है, केस का नाम है हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार राज्य या स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ केस क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता वाली टाइप की एक वकील रहती है, जिसका नाम है भाई हिंगो रानी, कपिला हिंगो रानी क्या करती है, एक सामाजिक मुद्दा को लाता है भाई,
सामाजिक मुद्दा क्या है कि जेल में बहुत से कैदी बंद है, उस कैदी की मैक्सिमम सजा, अगर सजा कोर्ट सुना दे तो मैक्सिमम सजा उसकी 1 साल या 2 साल होगा, मगर सजा सुनाया नहीं है, वो 3-4 साल से सब जेल में सड़ रहे हैं। ठीक है, और उन लोगों की स्थिति इतनी खराब है, सामाजिक आर्थिक स्थिति की, वो कोर्ट पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कोर्ट के पास जाएंगे तब ना हम फैसला, मतलब फैसला होगा, कोर्ट के पास पहुंच ही नहीं पा रहा। 40,000, 4,000 या 40,000, मैं बाद में बताऊंगा, इतने कैदियों को छोड़ा गया था इस केस के बाद। तो कपिला हिंगोरानी कहती है कि भाई आप देखिए, ऊपर 1976 ईस्वी में का फैसला देखिए, अपने दलील के साथ पहुंचती है कि मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थई वाले केस की में कृष्ण अय्यर साहब ने एक थ्योरी पोस्टुलेट किया है भाई, आप उसको देखिए। दूसरे बात, आप आर्टिकल 39A को देखिए। आर्टिकल 39A क्या कहता है? हर आदमी के लिए फ्री, हर आदमी के लिए फ्री लीगल एड दिया जाएगा ताकि जस्टिस उसके पास पहुंच सके। तो ये दो सहारा लेके पहुंच जाता है। आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर आदमी के लिए फ्री लीगल एड। आप कहाँ दे पा रहे हो फ्री लीगल एड? और वहां पे दो चीज है, एक स्पीड ट्रायल और फ्री लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड, ये दोनों अधिकार है हर जनता को, ये कहने कह के पहुंच गया। तो स्पीडी ट्रायल तो आप कर नहीं रहे हो, बेचारा का सजा उस केस में 1 साल या 2 साल ही है, और 3 साल से फैसला नहीं हुआ, जेल में ही है। तो आप स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा, तो उसकी एक अधिकार छीन रहे हो आप। दूसरा, फ्री लीगल एड, वो पहुंच ही नहीं पा रहा बेचारा, इतने गरीब है या जर्जर है या मन शारीरिक रूप से छिन्न भिन्न है, परिवार जेल चला गया, परिवार भी कट गया। तो आप ये अधिकार देंगे या नहीं देंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, अगर आप मना करते हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है 39A के खिलाफ होगा। ठीक है, तो पहली बार ये केस में PIL को एक्सेप्ट किया गया, यही पहला केस था जिसमें PIL एक्सेप्ट किया है। किसने? भानु भगवती ने। ठीक है, PN भगवती यहाँ पे जज है, PN भगवती। ठीक है, तो इन्होंने लिया भाई, और पहला PIL केस ही आता है, और PIL का यहीं से जन्म हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इस दोनों को ये कहा जाता है। इसको यहाँ नहीं लिखने का, इसको बाद में जब हम लोग लिखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या जेनेसिस ऑफ PIL, उस समय इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट में बस इतना ही लिख देना है कि यहाँ पे PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर को फादर ऑफ PIL कहा जाता है भाई। दूसरा हेड क्या देंगे आप? दूसरा हेड होगा इसका रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडी, रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडी। ये ग्रीक, ये लैटिन वर्ड है भाई, लोकस स्टैंडी। इसका मतलब होता है राइट टू स्टैंड। हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखेंगे राइट टू स्टैंड। इस थ्योरी में क्या कहता है कि वही आदमी केस कर सकता है, वही आदमी लिटिगेशन फाइल कर सकता है या केस कर सकता है जाके कोर्ट में, जिसका हित, जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ हो। ठीक है, या उसका परिवार का कोई सदस्य, क्योंकि उसके परिवार के सदस्य आपके हित के साथ उसके परिवार के सदस्य का हित जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लोकस स्टैंडी का मतलब सिर्फ वही आदमी जाके कोर्ट में मुकदमा कर सकता है जिसका कोई इंटरेस्ट या हित का नुकसान पहुंचा हो, या उसके परिवार। तो यहाँ पे इस PIL थ्योरी ने क्या किया? रिलैक्सेशन, रिलैक्स दे दिया इस थ्योरी को। इस थ्योरी को छुटकारा मिल गया इस थ्योरी से। ठीक है, छुटकारा मिल गया। इस थ्योरी में क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी जो नया PIL क्या है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल PIL, मतलब इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट।
एक्चुअली ये वाली जो वर्ड लिखा है ना कि कोई भी व्यक्ति पीआईएल फाइल कर सकता है अगर वो जनहित का मुद्दा है, तो ये वाली वर्ड जो निकल के आई थी, ये किस जजमेंट की बात है भाई? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस सब का हम बाद में देखेंगे जब जेनेसिस पढ़ेंगे, कैसे विकास हुआ पीआईएल तक। तो यहाँ पे लोकस स्टैंडी खत्म। अब परिवार, कोई भी आदमी जाके पब्लिक इंटरेस्ट में केस फाइल कर सकता है। तो लोकस स्टैंडी में क्या कहता है? या तो जिसका नुकसान हुआ है वो, या तो उसका परिवार वाला। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट मिल गया भाई कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? कंसिस्टेंट, तीसरा हेड में लिखेंगे क्या? कंसिस्टेंट विथ डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39A। ये कॉन्सिस्टेंट है भाई। ये आर्टिकल 39A में क्या लिखा हुआ है कि हर आदमी को स्पीडी ट्रायल एंड रीच एवरी, यहाँ पे लिखा हुआ है रीच ऑफ जस्टिस टू एवरी सिटीजन एंड फ्री लीगल एड, ये सब चीजें हैं। तो ये इसके कॉन्सिस्टेंट है, उसी के तरह है। यही हम यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके साथ कॉन्सिस्टेंट है भाई। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के इक्विवेलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसमें क्या है कि देखिए, ये जो आप कोई जनहित पीआईएल डालेगा तो किस कैसे काम करेगा सुप्रीम कोर्ट? पीआईएल कहाँ डालेगा? या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये पीआईएल किसके अंतर्गत आता है? रीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई पीआईएल डालोगे तो रीट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत काम करेगा सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत काम करेगा कौन? हाई कोर्ट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली कैन हियर ए पीआईएल पिटीशन। ठीक है, वो जो केस सुनेगा, कैसे पीआईएल सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत सुनेगा भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रीट का दायरा बढ़ गया। पीआईएल क्या किया था? रीट का दायरा को बढ़ा दिया भाई। ठीक है, यहाँ रीट का पीआईएल हैज वाइडेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 32 एंड 226। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा ये यहाँ पे या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विवेलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो लिखा ना, इसको बदल देना, ये दूसरा चीज रख देना, वाइडेन द स्कोप ऑफ रीड जुरिडिक्शन। ठीक है, ये और अच्छा वर्ड हो जाएगा, रीड जुरिडिक्शन। ठीक है रे भैया, आगे हम लोग पढ़ते हैं। कितना पॉइंट हम लोग पढ़े बिना? 3 हेड बताओ क्या क्या? 3 हेड तो वो जो कि एसपी गुप्ता वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा था कि वो वही व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकता है जिसका हित का नुकसान हुआ है। हाँ, वो सब तो ठीक है। हेड ऐसे बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पीआईएल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, यही ना? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडी, है ना? लोकस स्टैंडी क्या होता है बता दो जरा। लोकस स्टैंडी वही होता है कि अपना मतलब कि वही कर सकता है कि जो उसका रिलेटिव हो,
जो उसको उसका नुकसान हुआ है वही है ना सर? हाँ ठीक है। तो इसमें बोला कि जब नया तीसरा पॉइंट पीआईएल क्या आया। था? तीसरा पॉइंट इसमें तो यही है कि मतलब वाइडेन द स्कोप हाँ, ऑफ वाइडन द स्कोप जुडिशियल। ऑफ हाँ जुरिडिक्शन, यस सर। हाँ ठीक है। अगला लिखेंगे, एक और था, कंसिस्टेंट विथ डीपीएसपी अंडर 39A। यस सर। ठीक है। यस अगला सर। पॉइंट क्या है हमारे पास? अगला हेड क्या है? हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, हम यस समझ नहीं रहे, समझा रहे हैं मास्टर को, जो कॉपी जांचेगा आपको। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होगा भाई? कंसिस्टेंट विथ सीआरपीसी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के भी कंसिस्टेंट है भाई, कंसिस्टेंट विथ सीआरपीसी। ठीक है, मैं उंगली से लिख रहा हूं इसीलिए समझ जाना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कंसिस्टेंट है ये। ठीक है, कैसे? ठीक है, देखिए, हमें रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। ठीक है, और ये पीआईएल की काम जो होती है वो रीट के थ्रू ही होती है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक और अधिकार दिया गया है कि दंड संहिता एक सीआरपीसी के आर्टिकल धारा 133 में, ठीक है, उसके तहत भी आदमी, कोर्ट आदमी, पीआईएल आदमी 3 तरीके से दायर कर सकता है। एक, हाई कोर्ट में 3226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, और एक पीआईएल सीआरपीसी के अनुच्छेद 133 के तहत। ठीक है, 133 के तहत। 133 में क्या है? 133 में है कि कोई भी, अगर कोई आदमी पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस कोई आदमी कर रहा है, तो कोई भी आदमी जाके पीआई डाल सकता है। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस बोले तो कोई आदमी आके आपके घर में, मतलब आपके रोड जाम कर दिया, धरना दे दिया, लोग, गाड़ी चल ही नहीं रहा है, शाहीन बाग बना दिया अगर रोड को। पब्लिक जब शाहीन बाग बन गया था तो लोगों को न्यूसेंस हो गया ना, वो डिस्टरबेंस कर रहा था लोगों का, तो कई पीआईएल पड़े थे उस समय। ठीक है, तो 133 के तहत कोई भी आदमी डाल सकता है पीआईएल। 133 में क्या है? न्यूसेंस। ठीक है, न्यूसेंस, टू रिमूव न्यूसेंस। ठीक है, तो ये सीआरपीसी से भी मेल खाता है भाई। आगे अब मुझे बता दो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया पीआईएल 3 तरीके से फाइल कर सकता है, 3 जगह पे। आप पीआईएल 3 जगह फाइल कर सकते हो, कैसे? फर्स्ट हाई कोर्ट वो 226 के तहत, ये हाई कोर्ट में। हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, और एक हाँ, सीआरपीसी में आर्टिकल एक है 133 के 133 के ठीक है, अंतर्गत। अंतर्गत कहाँ? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ठीक है, लोअर कोर्ट में, मजिस्ट्रेट यस कोर्ट में। 133 वाला जो है ना, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में, वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी सुनवाई होगी आपके रेट की। ठीक है, लेकिन न्यूसेंस के मैटर में, ओनली न्यूसेंस के मैटर। ठीक है, सो ये न्यूसेंस आगे। क्या होता न्यूसेंस मतलब हो हल्ला करना, रोड जाम करना। ठीक है, है? यस न्यूसेंस सर। एक आपने सुन, डोंट मेक न्यूसेंस, वही डोंट मेक न्यूसेंस वाला ही चीज है। ठीक है, हल्ला करना, आपके घर के सामने कोई जाके रोज धरना दे दिया, यही सब न्यूसेंस है। ठीक है, न्यूसेंस का मतलब मैं समझा देता हूं। एनी फिजिकल, मुझे एकदम याद आ गया मेरा कॉलेज का जमाना, आपने मुझे मेरा वो याद दिला दिया, पुराना जमाना याद दिला दिया। चलो, मुझे पूरी तरह से याद है, खूब रट्टा मारा था। ठीक है, न्यूसेंस का मतलब है, न्यूसेंस रिफर्स टू एनी फिजिकल इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट दैट इंटरफेयर विद द ऑर्डिनरी कंफर्ट ऑफ ए ह्यूमन बींग। ठीक है, जो आपका ऑर्डिनरी सामान्य कंफर्ट जोन से अगर कोई आदमी या कोई ग्रुप निकाल रहा है, तो उसको न्यूसेंस कहते हैं। हल्ला आ गया,
कोई ढोल बजा रहा है आपके घर के आसपास, ठीक है, न्यूसेंस, NUI, ठीक है, SANCE, ठीक है, ये न्यूसेंस। आगे आगे इसका और क्या गुण देंगे, CRPC, प्रोएक्टिव रोल ऑफ कोर्ट, प्रो एक्टिव रोल ऑफ कोर्ट, ठीक है, रोल ऑफ कोर्ट। देखो देखो प्रोएक्टिव रोल है इसमें कोर्ट का, ठीक है, प्रोएक्टिव रोल है। एक ऑर्डिनरी लिटिगेशन आप दोगे तो वही प्रोसीजर है, यहाँ दायर करो, वो ये करेगा, मजिस्ट्रेट वहां ट्रांसफर करेगा, वो केस वहां ट्रांसफर करेगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। और PIL कहाँ जाएगा, सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो PIL अगर आपने दायर किया तो कोर्ट की सक्रियता बढ़ जाती है इसमें, ठीक है, तुरंत तुरंत कार्रवाई होने लगता है। तो और तो यही है कि प्रोएक्टिव रोल ऑफ कोर्ट इसमें मिलता है, ठीक है। कोर्ट की सक्रियता बहुत ज्यादा पारंपरिक याचिका जो है ना, पारंपरिक लिटिगेशन की तुलना में इसमें न्यायालय की सक्रियता देखने को मिलती है, क्योंकि ये सीधे हाई कोर्ट जा रहा है या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये पब्लिक इंटरेस्ट में एक आदमी इफेक्ट नहीं है। चोरी में कोई पकड़ाया तो एक आदमी चोरी करने वाला है, जिसके घर में चोरी हुआ वो इफेक्ट है। ये पब्लिक इंटरेस्ट है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या बड़े मास का बात है, तो इसीलिए कोर्ट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, प्रोएक्टिव रोल ऑफ कोर्ट, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, इसके बाद वाला लिखेंगे मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, नॉर्मल ऑर्डिनरी लिटिगेशन से ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्या है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रिच, बहुत आसान है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है भाई, 50 रुपया देने, एक इसका फी ही कम है, 50 रुपया पर डिफेंडेंट, पर डिफेंडेंट। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, कोई भी आदमी कर सकता है, ठीक है। और स्पीडी ट्रायल होता है इसमें, ठीक है। लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, प्रोएक्टिव होते हैं जज, जिसके वजह से ये मोर फ्लेक्सिबल देन अदर लिटिगेशन, मोर फ्लेक्सिबल देन ऑर्डिनरी लिटिगेशन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लिटिगेशन, ट्रेडिशनल लिटिगेशन, बहुत सारे डिफरेंसेस है, ये कोई भी आदमी कर सकता है। ट्रेडिशनल डिसीजन सिर्फ वही आदमी करेगा जिसका नुकसान पहुंचा है या उसका परिवार वाला। इसमें फी कम है, प्रोसीजर उतना झोल झाल प्रोसीजर में नहीं है, तो ये साधारण लिटिगेशन से डिफरेंट है। तो क्या क्या डिफरेंस है वो सब चीज लिख देना। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ये इसका कॉन्सेप्ट पूरा पता चल गया, मतलब आपने मास्टर को सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, यही 6-7 हेड जो बताया उसी के अंतर्गत, ठीक है। और आप देख लो, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड, कोई भी आदमी केस कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कोई भी आदमी केस कर सकता है। एक फ्लेक्सिबल, पैसा बहुत कम लगता है, स्पीड ट्रायल होता है, ठीक है। उसके बाद यही यही तो बुराई है, ये अच्छा देखने में लग रहा है, कोई भी केस कर सकता है। आप भी आपका भी मन, आप भी लॉ किए या लॉ स्टूडेंट हो, तो आपको भी मतलब चल हम करके देखते हैं एक PIL, कुछ न कुछ मुद्दा ढूंढ के ले आया और केस कर दिया, कोर्ट का टाइम आपने बर्बाद कर दिया फालतू चीजों में, ठीक है। दूसरी बात, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट क्या, हर चीज पब्लिक इंटरेस्ट में, हर चीज, ठीक है। अगर
ये पहाड़ कटवा दो, ये पहाड़ कटवा दो, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट में, वो कोर्ट में तो बोले पब्लिक इंटरेस्ट में, पहाड़ कटवा देने से इधर से रोड हो गया, रोड बनाएंगे। ठीक है, कई चीजें हैं, हर चीज पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है। यही तीन, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ही इसका एब्यूज होता है। ठीक है, और ये एब्यूज ही आपका क्वेश्चन का थीम है, मेन चीज है कि क्या क्या एब्यूज होता है। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन में दो चीज और आपको बताना है। हु कैन फाइल, हु कैन फाइल, ये तो आपको पता चल गया कौन फाइल कर सकता है। हु कैन फाइल, बताओ। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर 32 Yes, sir. in Supreme Supreme Court, Court. Yes, sir. under 226 in High Court, High under Court. 133 of CRPC, CRPC 133 and in Magistrate Court। Magistrate Court. Yes. बस ये आपको बताना हेडिंग देके। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट, मेरा बैटरी डाउन हो रहा है नहीं तो अभी बता देता। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट, तो एसेंशियल एलिमेंट ही रहेगा ना। देखो हर आदमी केस डाल रहा है, हर आदमी केस डाल रहा, केस भरमार हो जा रहा, भरमार, परेशान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको त्राहिमाम त्राहिमाम, सबको अधिकार दे दिया केस डालने का। तो इस चीज को दूर करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की गई कि ये तीन एसेंशियल एलिमेंट बताया था कि ये तीन होगा तभी उसको पीआईएल माना जाएगा। तो ये तीन जो एलिमेंट किस केस से निकल के आया, वही एसपी गुप्ता केस, एसपी गुप्ता केस। ठीक है, एसपी गुप्ता केस से निकल के आया। ठीक है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी में निकल के ये बात आया था ना कि कोई भी आदमी फाइल कर सकता है केस, कोई भी आदमी पीआईएल दायर कर सकता है। इसी केस में कहा कि ये तीन चीज होना चाहिए, कोर्ट पहले जांचेगा ये तीन चीज है तो ही उसे पीआईएल माना जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा पीआईएल को, ताकि रोका जाए, ज्यादा पीआईएल बाढ़ की तरह ना आए। पहला चीज क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एग्रीव्ड पर्सन मस्ट बी द विक्टिम ऑफ लीगल मिसकंडक्ट। जो एग्रीव्ड आदमी है वो लीगल मिसकंडक्ट होना चाहिए, वो मिसकंडक्ट कानूनी कदाचार का शिकार होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात बोला है कि भाई वो आदमी जो ये कानूनी कदाचार या लीगल मिसकंडक्ट का शिकार हुआ है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा होना चाहिए कि वो डायरेक्ट कोर्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, दो एलिमेंट। और तीसरा एलिमेंट क्या बताया भाई, तीसरा एलिमेंट बताया कि वो जो मुद्दा लेके आया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। ठीक है, जो आदमी केस कर रहा है या वो किसी से जुड़ा हुआ संस्था से हो, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट या प्राइवेट इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट बताया है, ये भी आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन है। हु कैन फाइल, फाइलिंग प्रोसीजर भी पता चल गया कि कहाँ फाइल होता है, तीन जगह पे कौन कर सकता है और किसके खिलाफ कर सकता है, ये भी फाइलिंग प्रोसीजर में आपको लिखना है। किसके खिलाफ कर सकता है, स्टेट, सेंटर, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, और ये किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ पीआईएल नहीं डाला जा सकता। ठीक है, प्राइवेट संस्थान के खिलाफ, ये भी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। देखो स्टेट, सेंटर, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज है, एंड नॉट, ये तीन जगह पे, एंड नॉट एनी प्राइवेट पार्टी, किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ नहीं डाला जा सकता। ये सब चीजें बता सकते हो, तुम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट धागा खोल सकते हो इस तरह लिखोगे तो। ठीक है, एसेंशियल होना चाहिए भाई, नहीं तो पीआईएल नहीं माना जाएगा। कोर्ट पहले ये तीन एसेंशियल देखेगा तब आपका पीआईएल स्वीकार करेगा। कई ऐसी चीजें हैं, अभी हेमंत दा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और इसका केस, मनी लॉन्ड्रिंग और एक खान विभाग का अपने मतलब कुर्सी का गलत फायदा उठाने का, एक वर्मा जी ने, कोई वर्मा जी है, उन्होंने पीआईएल डाल दिया था। तो कोर्ट ने वही बोला कि मेंटेनेबिलिटी में ही कमी है, बेसिक एलिमेंट ही नहीं है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसका भी हम लोग बाद में
एग्जाम्पल देंगे। हमारा एग्जाम्पल होगा झारखंड के केस का, ठीक है। दुनिया दे किसका, हम झारखंड के केस के एग्जाम्पल देंगे। किसी भी मतलब टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा, हमारा प्रयास रहेगा कि झारखंड केस का एग्जाम्पल दें, और हेमंत दा का नाम एकदम पटाख से ये थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना है। और इसी तरह से आप लोग दुश्मनी भी निकाल सकते हो विद्यार्थीगण। ठीक है, तो आज का क्लास खत्म।